बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैब में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अपोजिशन की जमातों ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला किया और इस सिलसिले में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अहम राब्ते और मुलाकातें भी जारी हैं। जबकि चीफ जस्टिस साहब से अपोजिशन के वक्त की मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी मुकदमात, बानी पीटीआई को सहूलियात के दम फरहमी समेत कई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब से आज अपोजिशन के वक्त की मुलाकात हुई है, जिसमें बानी पीटीआई से नाम मुलाकात करवाने का भी शिकवा किया गया है। उनकी मुलाकात जो है कितनी अहम है? देखिए, कम से कम मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और अफरा तफरी नहीं है। सड़कों पे बेचैनी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मईशत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और एक सियासी अदम इस्तेकाम तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो भी मामलात हैं वो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुज़ाकरात बातचीत से हल हों तो ज़्यादा बेहतर है। इसी में से कोई रास्ता निकलेगा यकीनन, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ये भी दबाव में है कि भाई मुल्क की मईशत और डिलीवरेंस और जो है वो करप्शन के मामलात, वो ज़ाहिर है कि वो उनसे रिलेटेड हैं। जो तहरीक इंसाफ है उनके इश्यूज़ ये हैं कि वो इलेक्शंस के मामलात और फिर उसके बाद वो जो कमीशन के मुतालबात कर रहे हैं, और बाकी तो ये अवाम तफ़हीम से बातें आगे बढ़ें तो उसमें ज़्यादा मुनासिब है। तो इसका नतीजा निकलेगा जल्द ही, क्योंकि ये जो पूरा एक अरेंजमेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, और ये जो है बस इसमें से कोई ऐसा रास्ता निकले कि मुल्क में इस्तेकाम आए। और सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ ही अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो पूरी दुनिया की ग्लोबल इतनी तेज़ी के साथ वो मुख्तलिफ शेप्स ले रही है कि उसमें ये हम अदम इस्तेकाम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते यहाँ पर। तो जल्द से जल्द बातचीत के ज़रिए जैसे भी ये इस्तेकाम की तरफ मुड़ जाए तो उतना बेहतर। अच्छा, फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक तो कैश पटेल जो हैं वो 46 साल कैश पटेल जो हैं वो FBI के जो डायरेक्टर, बड़ी अहम पोस्ट है ये, और ये जो हैं ये पहले भी हाई प्रोफाइल जॉब्स में रहे हैं। ये इंटेलिजेंस के हवाले से और बाकी हवालों से, पेशे के हवाले से ये लॉयर हैं, और इनका यहाँ इनके जो वालिदैन हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो भारतीय गुजरात से। ये जाके युगांडा में इनकी फ़ैमिली सेटल हो गई थी, फिर ये कनाडा चली गई थी इनकी फ़ैमिली, फिर ये अमेरिका आए, और फिर उसके बाद वहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ जो जामियात थी और मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने आला तालीम हासिल की, और अब इनकी कन्फर्मेशन हो गई है सेनेट से। तो ये FBI के डायरेक्टरों की बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और उसके साथ ही इन्होंने भी जो ट्रंप इंतज़ामिया के बाकी कई लोग हैं जिन्होंने शदीद, जिन पे नुक्ताचीनी भी होती रही, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा और मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगते रहे, उन सारे जो दौर थे उनसे ये गुज़र के इस जगह तक पहुँचे हैं। और इन्होंने उसके बाद ये कहा है कि तमाम दुनिया में जितने भी ऐसे करैक्टर्स जो कि अमेरिका के लिए ख़तरनाक हैं, जो अमेरिका के लिए डेंजरस हैं और बैड गाइज, वो पूरी दुनिया में उनके पीछे जाएंगे। तो ये कैश पटेल की जो नॉमिनेशन है, तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन कंप्लीट जो है वो हो रही है। उसके सारे नॉमिनी जो सेनेट में थे, जो बाकी लोग थे, वो अपनी शेप ले रही है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो अच्छा, इसमें अब एक बात बड़ी यहाँ पे अहम है, और वो ये है कि ये जो कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है कि जो अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ फंड्स दुनिया में कम कर रहा है, काट रहा है और इमदाद ख़त्म कर रहा है, और ये सारी बात कर रहा है। ये ज़हन में रखें कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अगर हम चंद साल पहले तक जाएं, यानी हम लेट्स से कि हम चले जाएं कोई 2016 तक चले जाएं, तो तब तक जो है वो ख़ुद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस की जो आर्काइव्स हैं वो ये बताती हैं कि उन्होंने दुनिया में बड़े पैमाने पे, ज़ाहिर है कि सोवियत यूनियन ने भी किया, सिर्फ अमेरिका ने नहीं किया, कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन ने भी किया होगा, लेकिन उनके पेपर इस तरह से डीक्लासिफाई नहीं होते तो हमें नहीं पता चलता। लेकिन ये जो ऑपरेशंस हैं ये तो उनकी तरफ से भी हुए होंगे, कोवर्ट ऑपरेशंस। तो उसमें यह है कि अगर हम ये देखें यहाँ से 1976 में चले जाएं, 1976, तो उस वक्त का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यूएसएड और बाकी जो पैसे
कम कर रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अगर हम 76 का न्यूज़पेपर देखें, 7 जनवरी 1976, तो CIA फंडिंग यूरोप सेट टू गो बैक 3 डिकेड्स। तब जो है वो 7 जनवरी का न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि 3 दहाइयों से CIA की फंडिंग हो रही है। ये आगे थे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, तो सबसे पहले जो है वो इटली के इलेक्शंस पे अमेरिका ने वहाँ पर कोशिश की थी कि वहाँ की जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जीत जाए, और वो जीत गई। और उसके जो पॉलिटिशियंस थे वो हर साल जो है अमेरिका से पैसे लेते थे और ख़ामोशी के साथ उनका प्रोपेगेंडा और ये सारा। तो और उसके बाद 2022 में ये पेपर सामने आए थे, जो सेकंड स्लाइड है, कि द ब्रिटिश प्लान टू कीप इटलीज कम्युनिस्ट फ्रॉम पावर। तो ये जो है ये तमाम दुनिया में, और उनके जो चूँकि पेपर्स डीक्लासिफाई हो जाते हैं कुछ अर्से के बाद, लेकिन अब जल्दी होने जा रहे हैं, अब तो रियल टाइम करने जा रहे हैं ना ये DOJ, इलॉन मस्क जो हैं, जो कि बड़ा अच्छा है कि पिछले चंद सालों में पता चले कि क्या हुआ। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने फिर 2016 में ये मजमून पूरा लिखा, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ US इंटरफेयरिंग विद इलेक्शंस एल्सवेयर। 2020 में, ये मैं रेफरेंसेस इसलिए दे रहा हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स हैं अगर किसी ने इनको देखना हो। व्हेन CIA इंटरफियर्स इन फॉरेन इलेक्शंस। फिर उसके बाद 2016 में उन्होंने ये कहा, 2016 में US ट्राई टू चेंज अदर गवर्नमेंट्स 72 टाइम्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब 2016 तक ये उनके पेपर्स जो डीक्लासिफाई हो रहे थे उसमें बयान हो चुका था, और 7 गवर्नमेंट्स को फिर फॉरेन पॉलिसी ने 2013 में बताया कि 7 गवर्नमेंट्स जो US ने गिराई हैं। और उसके बाद फिर LA टाइम्स में 2016 में बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, US इज नो स्ट्रेंजर इंटरफियरिंग द इलेक्शंस ऑफ अदर कंट्री। इलेक्शंस, कूज भी हो रही हैं, इलेक्शंस भी हो रहे हैं। और फॉरेन पॉलिसी 2017 का तो उन्होंने सेलिब्रेट ही किया कि 64 years later CIA फाइनली रिलीजेस डिटेल्स ऑफ इरानियन कू। ये जो डॉक्टर मुसद्दिक के पेपर्स उन्होंने रिलीज़ किए 2017 में। और फिर उसके बाद 2016 में द वर्ल्ड ऑफ कूज सिंस 1950। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद 9th जो है वो ये है कि CIA हैज़ लॉन्ग सॉट टू स्वे फॉरेन वोटर्स। तो ये जो है इसमें बात सारी ये है कि CIA एल सल्वाडोर में इतने पैसे देती थी 2 पॉलिटिकल पार्टीज को, 1.4 मिलियन। मतलब ये देखें, बात सारी ये है कि 3-4 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। पहली बात तो ये है कि जो उनका ये 3 अल्फाज जो है ना, ये 3 जो उनके कोवर्ट ऑपरेशंस में तो ये है कि खुल के बात हो रही है, असल तो ये कि कोवर्ट ऑपरेशंस हो। और CIA का जो एक्ट था 1991 का, उसमें जो इंटेलिजेंस ऑथराइजेशन एक्ट था उसमें ये यानी 47 में बन गई थी CIA, लेकिन 91 में इन्होंने प्रॉपर उसको ऑथराइज़ किया कि भाई ऐसा है कि एक तो इसमें ये कोवर्ट ऑपरेशंस कैसे होंगे। कोवर्ट ऑपरेशंस मुराद ये है कि वो ऑपरेशंस जिनका जाहिर ना किया जाए, खामोशी के साथ किए जाएं। एक तो ओवर्ट हैं और एक जो है यानी उनको बिल्कुल खामोशी से ऐसे कि पता ही ना चले किसी को। और ये जो है ये एनीवे तो ये कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत हुकूमतें भी गिरी, इलेक्शंस भी हुए, और उसमें यह है कि अपनी जो पसंदीदा जो कायदीन थे उनको भी लाया गया सामने। ये होता रहा हमेशा। ये जो अब ये एड वगैरह बंद हो रही है ना, मैं उसके तनाजुर में बात करूँ कि क्या जहन में आता है कि क्या आने वाले दिनों में हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, ये होगा, ये क्या तरीका है। तो अच्छा, तो इसमें जो है ये उसमें 3 अल्फाज उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे हमेशा। एक तो ये कि इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस में प्रोपेगेंडा, अखबारात, मीडिया, राय आमा, मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पे आप समझें कि पैसे देना मुख्तलिफ, यानी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल, यानी लीडर्स ऐसे हों कि जो इन्फ्लुएंस में आ जाएं। दूसरा जो है वो एक्नॉलेज, यानी एक्नॉलेज ना आपको करना पड़ा। आपको कल को अगर यानी जिसको कहते हैं ना प्लॉजिबल डिनाबिलिटी, यानी अगर आप किसी जगह पर आप का कोई पता चला कि आप हैं तो आप कहें कि हम तो नहीं, ये सबूत लाओ, मतलब प्लॉजिबल डिनाबिलिटी, यानी आप कहें हमें क्या पता कौन कर रहा है भाई। और अच्छा, इसके नतीजे में ये कि मुख्तलिफ मुल्क आपस में भी इसकी वजह से राब्ते में रहते हैं,
कि भाई ऐसा करो कि कोई निशान पीछे ना रहे, कोई मीडिया या कोई कहीं शोर हो जाए कि भाई ये तो आपने की है, किसी और ने की है। ये मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ अमेरिकन प्ले बुक नहीं है, ये सोवियत प्ले बुक भी रही है। ये कोल्ड वॉर के दौरान यही प्ले बुक्स होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की या रियासतों की। अच्छा, और उसके बाद ये है कि अब्रॉड के मुल्क से बाहर, यानी दूसरे मुल्क पे, ये नहीं कि हुकूमत में मौजूद है तो अपनी हुकूमत को दूसरी हुकूमतों को गिरा रहे हैं। अच्छा, तो ये CIA के पास जो है, ये इंटेलिजेंस के पास ये मैंडेट रहा, और उसमें उसकी कोवर्ट ऑपरेशंस में एक तो प्रोपेगेंडा बहुत अहम है, और प्रोपेगेंडा ऐसा कि जी लोग कन्विंस हो जाएं, लोग बददिल हो जाएं किसी रहनुमाओं से, किसी लीडर से, और लोग जो हैं किसी को बहुत अच्छा कहने लगें तो उस पर बहुत पैसा, वॉइस ऑफ अमेरिका की बहुत फंडिंग होती है, इसी तरह से रेडियो फ्री यूरोप और ये सारे। जब इराक पे अमेरिकन आए तो उसके बाद वहाँ पे कई रेडियो स्टेशन और TV स्टेशन अचानक चलना शुरू हो गए थे। अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही शुरू हो गया था, और वो ये होता है कि जी वो बिल्कुल बहुत अच्छा है और ये है और वो है, सारी जो है ना सब अच्छा है कि खबरें, तो वो फंडिंग फिर वो थोड़ी देर के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाती है। जैसे यूक्रेन में अब वो कई अखबारात और TV और ये सारे बंद होने जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि पॉलिटिकल एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ये ना हो कि सिर्फ कि जी प्रोपेगेंडा ही हो रहा है, पॉलिटिकल एक्शन हो। उसके नतीजे में पॉलिटिकल लीडर्स को बाकायदा किसी न किसी अंदाज में उनको ब्राइब किया जाता है, उनको फ़वाइद पहुंचाए जाते हैं, उनको सेव किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, उनकी इमेज बिल्डिंग होती है। अच्छा जी इसे अवार्ड मिल गए, अच्छा जी दौरा हो गया, अच्छा जी वहाँ पे हाथ मिलाया, अच्छा तस्वीर आ रही हैं, अच्छा जी बड़े साहब हैं, अच्छा जी ये है वो, एक एलीट ऑफ द एलीट वो पूरे उसमें सर्कल में लाते हैं ना। कार्टल्स भी हैं तो ड्रग के कार्टल्स भी हैं, तो बैंकिंग कार्टल्स भी हैं, तो वहाँ पर जो है वो अच्छा ये इनाम भी मिल रहे हैं, तो ये NGOs भी हैं, तो खिताबात भी हो रहे हैं, तो दौरे भी हो रहे हैं, और साथ उसमें कोई फार्मास्यूटिकल की अपनी एक कार्टल है, और हर चीज़ का एक एलीट ऑफ द एलीट है, जिनका आवाम से कोई ताल्लुक ना, आवाम के ऊपर प्रोपेगेंडा करना है, बताना है वो हो जी ये उससे मिला, ये वहाँ तकरीर की, फलाना फलाना, और सर पे आ गए। और फिर उसके बाद जो तीसरा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट हमेशा वेपन रहा है इन स्टेट्स का, वो इकोनॉमिक रहा है, कि मुल्कों को माशी तौर पे आप इस तरह क्रिपल करें उनकी इकोनॉमी को कि वो डिपेंडेंट ही रहें। मतलब वहाँ पे आप कर्ज़ों के जाल, इकोनॉमिक हिटमैन जो मैं हमेशा बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि इतना मुल्कों को फंसा दें, उस वक्त गुडी गुडी शो करें सारा, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा, कितना सुकून है, कितना सुकून है, और जब उनको आगे पीछे किया जाए तो एकदम से शोर मचाएं, देखो हमारे वक्त में क्या हो, देखा ये क्या, देखो ये हमने थोड़ी की, हमने तो इतना मुल्कों को कर्ज़ों की दलदल में फंसा दें कि वो इकोनॉमिकली आपके डिपेंडेंट रहे हमेशा, और आपके पास वो जाते रहें, और आप उनको फिर अपनी चाबी मरोड़ के अपनी मर्ज़ी के वहाँ पे हुक्मरान लाते रहें, और उसके बाद वो, तो ये एक प्ले बुक उनकी रही है। और आखिर में जो सबसे लीथल, सबसे खौफनाक है, वो पैरामिलिट्री है, कि मतलब है कि प्रॉपर कोई आप फोर्सेस ऐसी ट्रेन करें, लेकिन ये होती नहीं है, इस तरह से उनको गुरिल्ला ट्रेनिंग्स दें और ये दें वो, लेकिन ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। और ये क्यूबा में जैसे बे ऑफ पिग्स या बाकी गुरिल्ला तंजीमों को और हुकूमत, वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कि बहरहाल वो भी एक है सिलसिला। अब इशू ये है कि अब चूँकि ये दुनिया जो है इसमें सारी प्ले बुक्स चेंज हो रही हैं। आज जो है 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जो कि जिन्होंने पूरी जो पिछले 24 घंटों के अंदर मज़ीद, वो कहते हैं ना मज़ीद वो आ रहे हैं तेज़ी के साथ, मुख्तलिफ मोड़ आ रहे हैं। अब उन मुख्तलिफ मोड़ जो आ रहे हैं, एक तो ये है कि ये पैसा सारा जो US एड का तेज़ी के साथ इंडिया में एक इतला आ रही है कि वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर कोई पैसा गया है। पाकिस्तान के ऊपर भी बात होगी आने वाले दिनों में कि ये कौन सी NGOs थी, कौन से लोग थे जो ट्रेन होते थे, बाकायदा ट्रेनिंग्स लेते थे, मतलब US एड के पैसे से आगे पीछे कैसे हुआ, बाकी मुल्कों में भी आ रही हैं, तो शायद पाकिस्तान के बारे में भी ये इतलात आएँ। और ये है कि पैसा करप्शन कितनी हुई, कैसे पैसा कहाँ खाया गया, क्या हुआ, ये हुआ, तो वो डालते जा रहे हैं इलोन मस्क। और ये जो है पाकिस्तान को दुनिया के हर मुल्क को अपने अंदर ख़ुद एक DOGE बनानी चाहिए। पाकिस्तान को एक DOGE की ज़रूरत है कि हम खुद अकाउंटेबिलिटी करें। गैर ज़रूरी अफराद जिनको जिस तरह अमेरिका में उनको बाहर किया जा रहा है, जो हर दौर में भर्ती होते रहे वहाँ पे, कभी ओबामा साहब भर्ती कर रहे हैं, कभी बुश सीनियर भर्ती कर रहे हैं, ये भाई काम के लोग आप रखें, बाकी लोगों को आप खुदाफिज कहें। तो ये जो आज इतना बड़ा जो हर कुछ अरसे के बाद बात होती है कि जो वाइट एलिफेंट फलाना अदारा बन गया, इतने हज़ारे में इतने लोग चाहिए थे, इतने लोग हज़ार, इतने पता नहीं एक चाहिए था तो 10,000 मौजूद हैं। तो ये इसीलिए है कि वो सियासी भर्तियाँ होती रही हर दौर में।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो IMF के कहने पे अब सोचा जा रहा है या किया जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो एक आप स्मार्ट लोगों को पहले बताएं कि ये दौर एक चेंज हो गया है और इसमें स्मार्ट जो है ना, स्मार्ट से मुराद देखने में स्मार्ट नहीं बल्कि दूसरा स्मार्ट, यानी कि आपको शॉर्ट स्मार्ट लेटेस्ट दुनिया के हवाले से साथ चलना है। अच्छा, अब इसमें देखें ना, एल्गोरिदम्स के साथ वॉरफेयर आ रहा है, फिर लीथल ऑटोनमस वेपन्स आ रहे हैं, ठीक है ना, लीथल ऑटोनमस वेपन्स आ रहे हैं, खुद डिसाइड करेंगे, AI पावर्ड, वो खुद डिसाइड करेंगे डेटा के साथ कि आपके ड्रोन्स ने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे टारगेट करना है। स्वॉर्म वॉरफेयर आ रहा है, बहुत सारे ड्रोन्स एक ही वक्त में बहुत सारे क्रिपल कर दें पूरी कम्युनिकेशन को, पूरे सिस्टम्स को, और बहुत ही छोटे साइज़ के, वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। ये जो आपको नज़र आते हैं ना चाइना में, इधर उधर, आजकल UAE के अंदर ये बहुत, जो लोग कहते हैं कि आतिशबाजी हो रही है, ये ड्रोन्स हैं सारे, ये छोटे छोटे कलर ड्रोन्स हैं। इसको लोग समझते हैं कि शायद ये आतिशबाजी हो रही है। तो ये छोटे छोटे हज़ारों की तादाद में ड्रोन जो हैं, अब वो किसी और दुनिया में हम चले गए हैं। लोग अभी तो, बल्कि एक मसला बहुत बड़ा ये है कि पाकिस्तान में, दुनिया में बहुत से लोग अभी तक समझते हैं कि जो वाईफाई है, जो टेलीफोन का वाईफाई है, शायद सैटेलाइट से चल रहा है। उनका ख्याल है सैटेलाइट से चल रहा है। उनको बताना समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सैटेलाइट से नहीं चल रहा, ये करीब जो है किसी टावर के साथ लिंक्ड है, और वो टावर जो है फिर आगे जाके अंडर सी केबल के थ्रू ये आपके टेलीफोन चल रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक सैटेलाइट इंटरनेट से नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद वाईफाई ही सैटेलाइट है। मतलब उनको टेक्नोलॉजी ज़रा बोरिंग है, टेक्नोलॉजी को समझाना ज़रा बोरिंग हो जाता है ना, मतलब उसमें ह्यूमन एंगल नहीं आता। मतलब है कि गज़ा की जो तस्वीर हैं, जो बच्चों की, या वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ है, तो वो ह्यूमन स्टोरी है, लेकिन वो जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2000 बमों से लोग तकलीफ देख रहे हैं, तबाही हो गई सारी, लेकिन उससे ज़्यादा लोग उसको भूल गए हैं कि जो पेजेस के अंदर जो सिम्स के जो ब्लास्ट हुए थे, और वो स्टोरी दबा दी गई। मैं कह रहा हूँ ना, वो स्टोरी दबा दी गई, वो क्योंकि उसका इसमें ह्यूमन एंगल नहीं आता। अक्सर ये होता है कि हम अपने रिपोर्टर्स वगैरह से कहते हैं कोई ऐसी स्टोरी यार आ जाए, ऐसी स्टोरी करो जिसमें ह्यूमन एंगल आ जाए। ह्यूमन एंगल, अब मशीन्स में तो ह्यूमन एंगल नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मशीन्स नहीं काम कर रही, मशीन्स तो काम कर रही हैं, लिथल काम कर रही हैं, लेकिन ये कि चूंकि उसमें ह्यूमन एंगल नहीं है, लोगों को बताना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो कहेंगे वाईफाई, अच्छा छोड़ो यार, रखो ना, वो देखो वो सामने वो ये क्या, जैसे मनाजिर चल रहे हैं हमारे टीवी पे। तो ह्यूमन एंगल चूंकि मशीनों में नहीं है, लेकिन मशीन्स जो हैं ये चूंकि हैं रियल टाइम है, लीथल है, काम हो रहा है इनके ऊपर, तो इसमें ह्यूमन एंगल ना होने की वजह से लोग। और फिर ये जो DCW है, डिसीजन सेंटर वॉरफेयर, कि जी आपके डिसीजंस के ऊपर भी आगे जो है वो जो कमांडर्स हैं, वो उनके जो ह्यूमन कमांडर्स हैं, उनको अगर AGI आ जाती है तो उनको बाईपास करती है उनके फैसलों में, बैटल ग्राउंड्स के अंदर सिमुलेशंस के ऊपर रियल टाइम इंटेलिजेंस कैसे प्रोवाइड करती है। तो मतलब दुनिया आगे जा रही है तेज़ी के साथ। AI पार्ट डीप बैटल प्लानिंग में उनकी स्ट्रेटजी कैसे प्लान कर रही है, तो वो भी, उसमें भी AI आ रही है। और ग्रे जोन वॉरफेयर में भी AI आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और अंडर वाटर व्हीकल्स, ठीक है ना, ऑटोनमस, वो भी, जैसे ऑटोनमस जो हैं ये AI ऑगमेंटेड स्पेशल फोर्सेस बन रही हैं। और उनमें आप देखें ना कि जो ये एक्सोस्केलेटन्स हैं और स्मार्ट हेलमेट्स और ऑगमेंटेड रियलिटी, AR बैटल इंटरफेसेस, न्यूरो वॉरफेयर आ रहा है आगे। यानी ये आप देखें ना कि ये अब तो चले गए हैं ना, नैनो टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी पे आप जब जीन्स की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी अब सेल के लेवल पे तो है ही नहीं ना, सेल के अंदर जाके जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। यानी आप ये नहीं कर रहे कि आप एक इमारत बना रहे हैं बहुत बड़ी, आप इंसानी खलिया भी नहीं, इंसानी खलिए के अंदर जाके आप जो हैं वो उसकी जीन्स की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि जब इस लेवल के ऊपर, इस लेवल को नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल पे आपका काम हो रहा है सारा, और डाटा भी सिंथेटिक डाटा उसके लिए, उसका तो वो तो डाटा अवेलेबल नहीं है ना इंटरनेट पे कि सेल्स किया, तो आप सिंथेटिक डाटा भी इसके लिए बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और AI कंट्रोल स्पेस वॉरफेयर पर आ रहा है सामने। और ये अभी देखें ना, चंद रोज़ पहले अभी ये लेकर आ गए हैं छोटा अपना क्वांटम, माइक्रोसॉफ्ट वाले। इसमें इंक्रिप्शन, रियल टाइम इंक्रिप्शन जो है वो फौरी तौर पे, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें ये कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे आ रहा है। तो
इसमें अब ये है कि वो जो पैसा खर्च होता था ना वहाँ पे अरबों की तादाद में, अरबों या खरबों की तादाद में, अब तो ये बात भी हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा आपको शायद उतना ज़्यादा पानी और इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको LLMs तो शायद, अब मुझे नहीं पता मज़ीद कोई LLM, ये चैट GPT और जेमिनाई और ये सारा जो कुछ आ गए हैं डीप सीक के बाद। अच्छा, प्रोपेगेंडा में जो है अब चूंकि AI का दौर आ गया तो इसमें डीप फेक प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होगा, ये बैटल फील्ड के अंदर, वॉरफेयर के अंदर भी। तो इशू ये है कि ये डीप सीक के आने के बाद और जेमिनाई के जो मॉडल्स आ रहे हैं और GPT-5 आने वाला है और ये सारा, तो उसके बाद क्या और LLMs होंगे, मुल्कों को अपने बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, कम लागत पे बन रहे हैं, वो उस तरफ जा रहा है सारा। तो ये जो है ना कि जी वो आपको 50 जासूस चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस अपनी जगह काम करेगी, लेकिन चूंकि अब जो AI कंट्रोल्ड, AI डिपेंडेंट ड्रोन जो हैं ऑटोनोमस, जो कि ख़तरनाक भी हैं, कि उनमें सारा डाटा फीड हो गया और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और ड्रोन ने स्ट्राइक कर दी किसी जगह, तो ये एक तरह से ख़तरनाक भी है, जिसके ऊपर बहुत बहस भी हो रही है कि भाई आपने सारा मशीन के हाथ में छोड़ दिया कि मशीन ही खुद फैसला करेगी कि अच्छा ये डाटा, ये तस्वीर है, ये आदमी, उसको अटैक कर दिया और इसमें कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन तो हो ही नहीं रही। तो इसमें बड़ी बहस भी हो रही है, लेकिन बहरहाल दुनिया इसी तरफ जा रही है। अब चूंकि उस तरफ जा रही है तो स्मार्ट वेपन्स आ रहे हैं और बैटल स्पेस में है, बैटल स्पेस में है, एक स्पेस का भी तो थिएटर खुल गया है ना, स्पेस का अपना थिएटर है। अभी तक तो मैं कहते ये मतलब ज़ेरे ज़मीन सबमरीन्स होंगी, तो ये ग्राउंड पे होगा, तो ये एयर में होगा, तो ये चले। अब तो ये स्पेस एक अलग अलग फ्रंट है, वहाँ पे पता चला कि एकदम से जो है वो सैटेलाइट, रियल टाइम इंफॉर्मेशन की सैटेलाइट से उड़ा दिए एक मुल्क ने दूसरे के। तो मतलब है कि और अगर सैटेलाइट को टच करता है किसी वक्त किसी दूसरे का, तो एक्ट ऑफ वॉर है। स्पेस का अपना एक क्या कहने चाहिए, अपने रूल्स बन रहे हैं मुल्कों के दरमियान कि ये हमारी टेरिटरी, ये हमारे सैटेलाइट जा रहे हैं, ये तुम्हारे सैटेलाइट्स हैं, जैसे ज़मीन पे बाउंड्रीज बन रही है ना, ये बहुत कुछ हो रहा है। अब इसमें वो सारा पैसा उठा के वो यहाँ पे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनकी सर्वेलेंस कम हो रही है, बल्कि उनकी सर्वेलेंस बहुत बढ़ रही है आने वाले, क्योंकि सारा का सारा, चूँकि अब उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे कोई जासूस बैठा हो, अब सारी इन्फॉर्मेशन टेलीफोन से ही आ रही है। तो उनको की टेलीफोन, स्मार्टफोन्स, ये IoTs बने हुए हैं, सारी मशीन्स आपस में कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया की। तो इसलिए अब जो टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, वो अगली जंग ही टेक्नोलॉजी में है, अगली जंग ही टेक्नोलॉजी में है। फिर जितना आप इनको यूज़ कर रहे हैं उतना डाटा आपका हवाओं में जा रहा है। जो डाटा आपका हवाओं में गया, फाइबर पे गया, सैटेलाइट पे गया, वो आपके हाथ से निकल गया। या आपके फ़ोन में ही आपने जो है वो टाइप करना शुरू किया और समझ लें डिलीट किया, तो डिलीट तो नहीं हुआ, वो तो क्लाउड में कहीं चला गया, आप समझे कि जैसे डिलीट हो गई चीज़। तो यहाँ पर अब सारा, अब ये FBI, CIA, ये सारा, तो अगली जो फील्ड है वो है टेक। अब आ जाएँ कि हुआ क्या है 24 घंटों में। पहली बात तो ये हुई है कि एक तारीखी बात ये हुई है, तारीखी है, रोज़ तो कोई तारीखी वाक़या हो रहा है कि G7 के इजलास की, G7 के इजलास के एलामिया में, जो कि इस साल कनाडा G7 को हेड कर रहा है, तो सदारत 2018 में भी कनाडा के पास थी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, और इस साल भी कनाडा के पास है। तो G7 के एलामिया पे जो है वो इतराज़ उठा दिया है अमेरिका ने कि रशिया को अग्रेसर नहीं कहा जाएगा, उसमें रशिया को अग्रेसर नहीं कहा जाएगा। हर साल ये था कि 2022 के बाद से G7 के मुल्क मिलते थे, रशिया को कहते थे जा रहे मुल्क है, यानी इसने अटैक किया और ये अग्रेसर। तो पहली दफ़ा जो है वो वहाँ पर अमेरिका ने इतराज़ उठाया कि रशिया के लिए लफ्ज़ अग्रेसर यूज़ ना किया जाए, ये अग्रेसर, रशिया जो है ये अग्रेसर नहीं है। अच्छा, ये जो बात है, ये मेरा ख्याल है कि इसलिए मैं इसको तारीख साज कह रहा हूँ कि ये रशिया की तरफ, ये मतलब ये रशिया ने नहीं कहा, अमेरिका ने कहा है कि जी रशिया को जो है वो उसके लिए अग्रेसर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। और ये जो है ये बड़ी एक अनहोनी सी बात है, और ये अगर 22nd स्लाइड देखें, 22nd और 23rd, तो ये मैंने आपसे कहा ना कि तारीख़ी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हिस्ट्री लिखी जा रही है इस वक्त। 22nd और 23rd स्लाइड देखें, ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि रशिया अग्रेसर नहीं है और इसमें से लफ्ज़ अग्रेसर निकाला जाए, अमेरिका ने कहा है। और बाकी जो G7 के मुल्क हैं सारे वो खड़े सोच रहे हैं कि अपने क्या करना है भाई,
मतलब हम तो एग्रेसर ही कहें नहीं, उन्होंने एग्रेसर नहीं कहें, ये लफ्ज़ एग्रेसर निकले, वो एग्रेसर कहाँ से हो गए? अच्छा, तो दूसरी जो बात है वो ये है कि थोड़ी सी ज़रा बहुत ही वो उसको ज़बरदस्त करके ना ज़ेलेंस्की को, तो फिर जो उनसे कीथ क्लॉग है उनकी मुलाकात हुई है, ज़ेलेंस्की डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा, उन्होंने समझाया है कि बच्चे आराम से बैठो, ये करो, कोई मसला नहीं है, कोई देखेंगे कोई रास्ता निकलेगा दरमियान में से। उन्होंने कहा ट्रम्प ने मुझे डांटा है, ये कहा है, वो कहा है, उन्होंने कहा नहीं बच्चे बैठो आराम से, सुकून से बैठो, और क्या मसला है तुम्हारा? उसने कहा जी मुझे डांट पड़ी है, सारी दुनिया के सामने डांटा है, वो बात वो मुझे बुलाते नहीं है मुलाकातों में, ये नहीं करते वो नहीं करते। तो कीथ क्लॉग ने फिर उसके बाद जो है बात की, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम वो करो ना मामला अपना, वो क्या मसला है तुम्हारा, ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाला, तुम क्यों उस पर शोर मचाते हो? तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता था कि मामला इतना ख़राब हो जाएगा, तो मुझे तो उधर प्यूटन मेरे पीछे लगा हुआ, तो उधर टब पीछे लग गए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, और ये यूरोप वाले सारे भाग गए मुझे छोड़ के। उन्होंने कहा नहीं बच्चे ऐसा है कि तू अब करो, तो देखते को रास्ता निकालते हैं। तो आखिरी इतलात आने तक जो है वो ये है कि ज़ेलेंस्की मान गए कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके ऊपर मुझे बचाया जाए, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स का जो मामला है वो मैं इसमें तय कर दूँगा, मैं उस अमेरिका को देने को तैयार हूँ, लेकिन ये है कि मुझे मुज़ाकरात में शामिल किया जाए और मुझे बचाया जाए। तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। ये पिछले 24 घंटों में ज़रा थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि मतलब एक तरफ से वो कैरेटिन स्टिक तो बड़ा हल्का सा जुमला हो जाएगा, इसके सख्त इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो जो है ना मेरे जहन में आ नहीं रहा, लेकिन ये है कि वो बहरहाल वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे जनाब ज़ेलेंस्की साहब के साथ डायलॉग शुरू हो गए हैं, और ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं, मुझे बताएं, तो मुझे थोड़ी पता था कि ऐसे होगा। उन्होंने कहा नहीं बच्चे कोई बात नहीं, हम देखते हैं, वो ट्रम्प गुस्से में आ जाते हैं, हम ठंडा करेंगे, कोई मसला नहीं है, तुम ये देखो ना क्या तुम्हें बोला है कि मैं जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ज़मीन में सौदा नहीं करूंगा, तो बेहतर है कि तुम ही करो, इस मामला को हल करो। तो वो उनके ब्रेक थ्रू हो गए, और अब इस वक्त जो है वो ज़ेलेंस्की जो है वो तैयार हो गए कि मुझे बचाया जाए, मुझे आइंदा मीटिंग में बुलाया जाए। अच्छा, एक मीटिंग तो सऊदी अरेबिया में हुई है ना, कुछ मीटिंग्स खामोशी से स्विट्ज़रलैंड में भी हो रही हैं, अमेरिका और रशिया के दरमियान डायरेक्ट, और रशिया ने अपने वो 300 बिलियन डॉलर्स के जो असासे उनके फ्रीज हुए थे यूरोप के बैंकों में 2022 के बाद, रशिया ने कहा है कि वो हमें वापस नहीं चाहिए, लेकिन वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जब इस्तेमाल हो यूक्रेन के, तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो रशिया के अंडर जो इलाके आ चुके हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होगा जी। तो रशिया ने वो कंसेशन दिया है, और साथ ये रशिया जो है, रशिया और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं मानने को तैयार हूँ, मुझसे आप डील कर लें, और ये जो भी मसला होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। प्यूटिन ने कहा कि मैं भी फ़ोन करने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं, ये बस ये इलाके 2014 की ये बात का पूरा इलाका ये हमारे पास रहेगा, और ये है कि ये इसमें जो है वो ये नेटो का हिस्सा का भी नहीं बनेगा, इनके पास फंडिंग इनकी ख़त्म हो जाएगी। मंडे को जनाब पहुँच रहे हैं मैक्रों आगे निकल गए स्टैमर से। मैं ब्रेक पे जाने से पहले जो बरतानी वज़ीर आज़म थे उन्होंने पहले मिलना था, लेकिन स्टैमर आगे निकल गए, वो मंडे को पहुँच रहे हैं, वो 3 दिन बाद पहुँचेंगे। तो जब तक कीर स्टैमर पहुँचेंगे तो ये मामला तो सारा मैक्रों ने पहले की डेट ले लिया, हालांकि मैक्रों से बाद में बात हुई थी फ़ोन पर उनकी, तो ट्रंप ने मैक्रों को पहले बुला लिया और वक्फा लें। उसके बाद यहाँ गजा की सूरत हाल जो है अचानक बिगड़ गई है जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अपोजिशन जमातों के राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला जारी है, क्या ग्रैंड अलायंस बने जा रहे हैं अपोजिशन? अभी तो फिलहाल कोई मुझे आसान नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि जो भी मामला थे ना, ये सारे के सारे आप समझें कि अदालत, अंदरूनी मुल्क के जो हालात हैं, जो आपकी सरहदों पे हो रहा है, जो बैनुल-अक़वामी तौर पे मामलात हो रहे हैं सारे, उनके नतीजे में आपका मुल्क जो है वो एक डायरेक्शन लेगा, ठीक है। और वो ना सिर्फ ये है, और ख़ुद ब खुद लेगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये जैसे ये DOG वाले निकाल रहे हैं लोग लिस्टें, तो हर मुल्क में एक DOG हो तो कितना अच्छा हो कि वहाँ वहाँ पे ज़्यादा लोग भर्ती हों, वहाँ पे काम हो, ठीक तरह से डिपार्टमेंट चलें। और आने वाले दिनों में ये चैलेंज इस तरह इतना बड़ा होने जा रहा है, चले गए टेक्नोलॉजी की साइड पे या समझ-बूझ अपनी ही फील्ड्स में, तो वो आगे निकल गई दुनिया। तो ये इस तरह से हो रहा है। तो गज़ा में जो सूरत हाल है, एक तो वहाँ पर ज़रा 24 और 72 घंटों की या 4 दिनों की बमबारी के बाद अब ज़रा मामला सेटल हो रहे हैं कि भाई ये डील वील कराओ, इसको बुलाओ, उधर से मैक्रों जाएंगे, मैक्रों के 3 दिन बाद बरतानवी वज़ीर आज़म जाएंगे, रशिया ने कह दिए, अमेरिका ने कह दिया कि G7 की वर्चुअल मीटिंग है अभी मंडे को,
तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें जो है ये पहले तो जेलेंस्की शरीक हुए थे, जेलेंस्की को भी शायद नहीं बुला रहे। उन्होंने कहा इसमें अग्रेसर क्लब्स निकालो, कनाडा को कहा है। तो अमेरिका ने स्टांस ली है उसके लिए। चाइना की तरफ से बड़ी तारीफ हुई है। G20 समिट जो हो रही है वहाँ पे, जो कि अमेरिका नहीं है तो G19 निकल आएगी, वो G20 है बहरहाल फोरम जोहान्सबर्ग में। चाइना ने इंडोर्स किया है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जो मामलात हो रहे हैं उसकी बड़ी उन्होंने तारीफ की है। चाइना ने कहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है और हम जो है इसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और हम इन सारे मुज़ाकरात के पीछे खड़े हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो चाइना की स्टेटमेंट आई है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 32 चाइना बैक्स ट्रम्प्स यूक्रेन पीस बिड एट G20। ये बहुत, और यूएस अलाई जो हैं वो ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हो गए और चाइना जो है वो ट्रम्प के पीछे खड़ा हो गया। ये कमाल है, चाइना ट्रम्प के पीछे खड़ा है और यूएस अलाई जो है वो जो यूएस के अलाइज हैं वो ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हैं। ये रॉयटर्स वालों ने भी कमाल की वो एक जो है ना एक उन्होंने इसमें से खबर निकाली। बहरहाल अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है वो ये कि जो बहुत तलखी पैदा हो गई थी आज दिन में, उसकी वजह यह है कि वो जो 4 बाकियात जो कि यरगमालियों की आई थी, उसमें जो फोरेंसिक के रिजल्ट्स आए तो उसमें पता ही चला, एक तो उसमें 86 साल के ये साहब थे जो कि पीस एक्टिविस्ट इसराइल के थे, और एक वालदा, उनके हस्बैंड पहले रिहा हो गए थे इसी माह के शुरू में, और वालदा और 2 बच्चों की जो वाक़ियात हैं वो हमास की तरफ से दी गई थी, लेकिन फोरेंसिक में पता चला कि ये उनकी वालदा नहीं है। और उसके बाद जो है वो काफ़ी एकदम से लोग खिल गए कि उनकी जो वालदा उस नहीं थी, बल्कि उसके बाद नेतन्याहू आ गए मीडिया पे। नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि गज़ा की कोई खातून जो है उनको वो मौजूद हैं इसमें, उनकी बाक़ियात हैं, लेकिन वो नहीं है, उन बच्चों की वालदा नहीं है जो कि अगवा हुई थी। हमास ने उसके बाद ये कहा कि ये सारी जो बॉडीज़ हम दे रहे हैं, ये इनमें से बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी हैं, 48,000 तो सरकारी तौर पे शहादतें हुई हैं वहाँ पे गज़ा में। असल तादाद उससे कहीं ज़्यादा है, ये मलबे तले दबे हुए हैं सारे लोग। तो ये गालिबन जो हम बॉडीज़ हमने निकाली हैं तो वो किसी और बॉडी के साथ, अब ये इतना एक अफसोसनाक वहाँ पे एक अलमिया है कि जिसको वो ये कहते हैं कि हमास की तरफ से बात ये कही गई है कि जी वो उसमें गालिबन किसी और बॉडी के कुछ हिस्से जो हैं वो डाल चले गए हैं, गलती से हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये बच्चे जो थे, ये बच्चे अपनी वालदा के पास ही थे, वहाँ पर शायद कोई और ख़ातून भी थी या ख़वातीन भी थी, तो वो भी उस बमबारी के नतीजे में जाने चली गई, तो ये उस ताबूत में, तो ये एक मसला हो गया कि उन्होंने कहा जी ये अब दोबारा जाके तलाश करें कि उनकी बॉडी के बाकी अज़्ज़ा किधर हैं। तो वो बस एक बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल। तो उस पर आज दिन में ये हुआ कि ये पूरा हिल गया था मामला कि कहीं सीज़ फायर के ऊपर कोई मसला ना हो जाए, दोबारा से जंग की तरफ ना चला जाए। लेकिन इसी दौरान जो है रॉन डेमर जो कि नेतन्याहू के बड़ा करीब है और मुशीर है, और वो अब मामलात को तय कर रहा है। उसकी स्टीव विटकॉफ जो हैं, जो नुमाइंदा खुसूसी हैं अमेरिका के, उनसे मुलाकात हुई है वाशिंगटन में। और इसी दौरान आज सऊदी अरेबिया में इजलास जारी है। अभी तक जब ये प्रोग्राम जा रहा है यहाँ से लाइव तो कोई एलामिया नहीं आया, लेकिन सऊदी अरेबिया में वो बड़ा इजलास हो रहा है जहाँ पे GCC ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सीसी मौजूद हैं और किंग ऑफ जॉर्डन भी गालिबन हैं। तो ये सारी शख्सियात मौजूद हैं और ये उस प्लान पे गौर कर रही हैं जिस प्लान के तहत जो है वो जो ट्रम्प का मुतबादिल प्लान है। अच्छा, वहाँ से बार बार मार्को रूबियो भी बार बार लोग सारे कह रहे हैं कि अब आप इसको जल्दी लेकर आएँ सामने, इसको जल्दी सामने लेकर आएँ ताकि हम इसको बात को आगे बढ़ाएं। आप जल्दी इसको जो भी आपने करना है आप अनाउंस करें और प्लान जल्दी लेकर आएँ ताकि हम बात आगे बढ़े। लेकिन कल जो है कल हफ्ते का रोज़ है और कल जो है वो गालिबन 6 यरगमाली मज़ीद रिहा करेंगे, गज़ा से रिहा होंगे। सीज़ फायर एग्रीमेंट मौजूद है अपनी जगह। नेतन्याहू ने आज इसी बात के ऊपर काफ़ी एक वक्त ऐसा आ गया था दिन में कि ये लग रहा था कि शायद ये सीज़ फायर एग्रीमेंट ही ना टूट जाए इसमें, क्योंकि वो एक डेड बॉडी जो है वो मिक्स है, उसमें दूसरी किसी मैयत के भी कुछ बॉडी पार्ट्स थे। बहरहाल एनीवे, तो लेकिन हुआ ये कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट अपनी जगह मौजूद है। अब उसका जो कल का मरहला है उसमें वहाँ से 4 या 6 गालिबन रिहा होंगे जो यरगमाली हैं
सुबह उसी तरह से। इनमें 2 यरगमाली ऐसे हैं जो कि 2014 से हमास के पास जिंदा कैद हैं। ये वो जो क्रॉस करके चले गए थे, तो वो कल जो हैं वो 6 जब रिहा होंगे, इसमें से 2 जो हैं 10 साल के बाद रिहा होंगे। 2 तो ये अक्टूबर के हैं, 2 हमास ने 2014 से रखे, वो जिंदा हैं ये सारे। 2014 में ये जो हैं ये इनको हमास ने पकड़ा था और ये 2025 में रिहा हो रहे हैं, यानी तकरीबन 10 साल से ज़्यादा। और इनके बदले जो है वो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि 625 कैदी रिहा होंगे, उसमें से 60 जो हैं वो उम्र कैद और तकरीबन 40 जो हैं वो बड़ी तवील मुद्दत की कैद जो है वो काट रहे हैं, वो सारे रिहा हो जाएंगे। और एक दूसरी फिगर जो हमास के लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 632 शायद है, एक फिगर से ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 600 प्लस जो है ये ज़्यादा मुसद्दिका फिगर है, और ये रिहा हो जाएंगे। पहले मरहले में कुल 1904 कैदियों ने रिहा होना है। और कल का मरहला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 फरवरी से सेकंड फेज़ के ऊपर बातचीत शुरू होनी थी जो नहीं हुई, तो वो अब शुरू हुई है, अब शुरू होगी, यानी हुई है अब, यानी उसमें लेट हो गया बहुत ज़्यादा। और उसमें ये गज़ा का प्लान जो है वो इसी दौरान आ रहा है। ये तो तय हो गया है कि भाई ये इसकी फंडिंग तो कोई इशू नहीं है अरब ममालिक के लिए। ये इशू है सिर्फ कि उसमें सिक्योरिटी फोर्स कौन सी दरमियान में रहेगी। और एक बात के ऊपर जो इसराइल है उसको इतराज़ है, ये जो इजिप्ट का प्लान है, जो अभी तक उसकी डिटेल्स आ रही हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का अमला है या जो फंड हैं सारे वो रफ़ा से दाखिल होंगे, यानी वो थ्रू इसराइल की जो दूसरी उनका जो बॉर्डर वहाँ से नहीं, बल्कि वो दाखिल होंगे रफ़ा से ही। इसराइल कह रहा है कि इसका मतलब तो ये है कि वहाँ पे जो है वो हमास के लिए आप रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सारे अरब ममालिक ने स्टांस लिया हुआ है कि एंट्री जो है वो रफ़ा से ही होगी, सारा फंड भी वहीं से जाएगा और तामीरात के लिए जो लोग जा रहे हैं, इंजीनियर्स या बाकी जो भी लोग हैं वो वहीं से जाया करेंगे। दूसरी जो बात है वो इसमें यह है कि कुछ चेक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जो अमेरिकन प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म थी जिसके ऊपर हमास एग्री कर गई थी, वो कुछ जगहों पे मौजूद होगी इसराइल और गज़ा के बॉर्डर पे। और इसराइल के अंदर जो है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी का कहना है हमें दे दी जाए इसकी अथॉरिटी, उसके ऊपर हमास के लोग कह रहे हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वही कह रहे हैं कि कंप्लीट जो डिसआर्म हमास नहीं होगी। अच्छा, इसराइल कह रहा है कि इनको सबको यहाँ से आप जलावतन करें, तो हमास के लोग कह रहे हैं कि जलावतन तो यहाँ से नहीं होंगे, अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो हम भी हैं। और हम फिर ये बात हो रही है कि वो अपने वेपन सारे किसी ऐसी जगह जमा करवा दें जहाँ पे अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन की कुछ ट्रूप्स मौजूद हों और वो वेपन्स की निगरानी कर रहे हों। वो कह रहे हैं कि हम अपने वेपन्स यहाँ पे अपने पास रखेंगे, या फिर ये कि सब यहाँ से निकलेंगे कहाँ और इधर ही तो हम रहेंगे, हमने कहाँ जाना है, उधर से अटैक कर दिया, हमसे असला भी ले लिया तुम सब ने, तो फिर क्या होगा? तो असला तो हम किसी सूरत नहीं देंगे, किसी सूरत हम असला नहीं देंगे जब तक ये सारा मामला। लेकिन दूसरा मरहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे मरहले के एंड पे यरगमाली कैदी रिहा हो जाएंगे, फ़ौज का इनकलाब हो जाएगा और फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला चल पड़ेगा। तो इस अगला जो मरहला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ख़राब करने के लिए बहुत सारी क़ुव्वतें जो पिछले कई दहाइयों से एक्टिव रही हैं, वो कोई असैसिनेशन कर सकती हैं, कोई हाईजैकिंग कर सकती हैं, कोई फॉल्स फ्लैग कर सकती हैं, कोई ब्लास्ट कर सकती हैं किसी जगह, कोई किलिंग्स। आज 3 धमाके बसों में हुए हैं तल अवीव में, खुदा जाने किसने किए हैं वहाँ पे, उसके बाद ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे मज़ीद। तो इशू ये है कि इसको पूरे प्रोसेस को ख़राब करने के लिए जो स्टेटस को फोर्सेज हैं कि पीस की तरफ ना बढ़ा जाए। और यूक्रेन में उधर तो खैर ट्रंप और प्यूटिन डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो उधर जो है उधर तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो बाकी दुनिया के मामलात हैं इसको ख़राब करने के लिए फिर तीसरी थर्ड पावर जिनके हाथ से बहुत कुछ निकल रहा होता है। यानी आप देखें ना कि अगर ये सारा AI बेस पे जा रहा है, AI कंट्रोल्ड स्पेस वॉरफेयर की तरफ दुनिया जा रही है। और अच्छा, इसमें न्यूरो वॉरफेयर की तरफ भी जा रहे हैं कि ये जो ब्रेन नर्व्स की हैकिंग कैसे होनी है, यानी न्यूरो टेक्नोलॉजी के साथ AI ब्रेन नर्व्स की हैकिंग कैसे होगी, और न्यूरो टेक्नोलॉजी के साथ AI जो है वो बिल्कुल नैनो लेवल पे काम कर रही है। तो इस वक्त जो है वो वहाँ चूँकि सारी दुनिया जा रही है, तो वो जो बड़े बड़े सूरमा इतने साल बैठे रहे हैं, जिनका वो जो होता था ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही वो कोड भेजा और मॉरिस कोड गया और ये गया और वो ग्रेजुअली फिर लोग आगे गए, तो वो सारे बेचैन हैं कि भाई ये सब ऊपर बात करें। जैसे स्विट्ज़रलैंड में मैंने कहा आपसे बात हो रही है, वो यहाँ पता ही नहीं था लोगों को कि स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग हो रही है अमेरिका की और रशियन ऑफिशियल्स की ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और इसी दौरान जो है वो जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं उनकी चाइना के ट्रेड सेक्रेटरी से बात हुई है, टैरिफ्स के ऊपर ही बयानिया आया, लेकिन वो बात असल में हो ये रहा है कि ये मामला तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। 2 चीज़ें इसमें अच्छी हैं, एक तो ये कि ये जंगबंदी होने जा रही है यूक्रेन की,
और उसमें कहीं ज़ेलेंस्की भी आ गए हैं बीच में, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ज़ेलेंस्की आ जाए वो जंग बनती। दूसरा ये है कि ये जो गज़ा का सीज़ फायर प्लान है और ये मुतबादिल प्लान जल्द से जल्द 4 तारीख को बड़ा सरबराही इजलास होगा काहिरा में, लेकिन उससे पहले आज का जो इजलास हो रहा है रियाद का, देखना ये कि इजलामी सामने आता है, कोई खबर सामने आती है, या ये सारा प्लान जो है ये 4 तारीख तक चला जाता है। और उसके ये अगर पहला मरहला और दूसरा मरहला गुजर गया तो उसके बाद ये फिर कंप्लीट आप सोचेंगे 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ, वहाँ ही सवाल खड़ा होगा कि सेटलमेंट्स का क्या होगा। और इसमें भी बात हो रही है, और इसमें बात हो रही है कि यरूशलेम, गज़ा और तल अवीव को आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।